गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 3 और 4 जुलाई के जो एमसीक्यूज़ हैं उस पे हम पहुंच चुके हैं। आज हम 10 एमसीक्यूज़ जो हैं 10 एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो 10 एरिया हम डिस्कस करने वाले हैं वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फ्लोर टेस्ट के बारे में 2 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, इस वजह से क्वेश्चन आ सकता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। मोहब्बत सर्विसेज के बारे में जानने वाले हैं। साओ जाओ फेस्टिवल जो है इसको लेकर भी क्वेश्चन रहेगा। देन काइबुल लैमजो न्यूज़ में था, देखेंगे क्या है ये। एंटीलियर डियर का आईयूसीएन स्टेटस क्या है ये जानेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कुछ डेटा है, इसके बारे में डिस्कशन करते हुए आसाम फ्लड इस इशू को भी डिस्कस करेंगे। फाइनली रिपू रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो मेल कर रहे थे कि जो यूट्यूब चैनल है उसकी मेंबरशिप कैसे लेनी है, तो यूट्यूब मेंबरशिप जो है ये आपको वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसमें अलग अलग जो कैटेगरीज हैं तो अपनी कैटेगरीज के हिसाब से उसको चेकआउट कर सकते हैं। जिस भी तरीके के एक्स्ट्रा वीडियोज़ जो है वो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पॉलिटी और स्पेक्ट्रम के वीडियो चाहिए तो आपको इसमें अपना रिस्पेक्टिव प्लान जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। चलते हैं यहाँ पर मार्क्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, मतलब हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, हर गलत आंसर के लिए 0 मार्क। एंड अगर आप करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट समझकर, मतलब क्वेश्चन को अगर आप गलत तरीके से रीड करते हैं और फिर आंसर करते हैं, वहाँ पर -2 की पेनल्टी रहने वाली है। तो आप अपने 10 में से जितने भी मार्क्स टारगेट करना चाहें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि कितना स्कोर आप यहाँ पर करेंगे, और फिर लास्ट में चेक जरूर करिएगा कि क्या आपने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि फ्लोर टेस्ट को लेकर है। महाराष्ट्र में ये इशू काफ़ी चल रहा है और महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट आज होने भी वाला है। तो आज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 11 बजे के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट को लेकर पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फ्लोर टेस्ट जो है ये प्राइमरी लिया जाता है ये देखने के लिए कि वेदर द लेजिस्लेचर इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्या लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव का कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं कि नहीं करते। चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कैन बी आस्क्ड टू प्रूव मेजोरिटी ऑन द फ्लोर। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं जिनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उनसे पूछा जाता है कि दिखाइए कि आपको फ्लोर का कॉन्फिडेंस, मतलब जो हाउस है, हाउस के अंदर क्या आपके पास इनफ मात्रा में नंबर है जिसकी वजह से आप यहाँ पर सरकार बना सकें, या फिर आपने बना ली है। तो यहाँ पर 10 सेकेंड्स में आपको आंसर देना है, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, महाराष्ट्र में इस तरीके के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे जिसमें पहले तो कहा गया था फ्लोर टेस्ट सैटरडे को होगा, लेकिन सैटरडे इज गॉन नाउ, मंडे को इसे शिफ्ट किया गया था और आज यहाँ पर आपको जो फ्लोर टेस्ट है वो देखने को मिलेगा। ये इसी वजह से देखा लिया जाता है बेसिकली ये देखने के लिए कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेजिस्लेचर का है या नहीं है। ठीक है, सो वेदर एग्जीक्यूटिव इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर और नॉट, ना कि लेजिस्लेचर इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपको रिवर्स करके दी गई थी तो वो इनकरेक्ट हो जाती है। यस, गवर्नर इसमें चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि अपने जो भी मेजोरिटी है, जो भी नंबर आपका है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको यहाँ पर प्रूव करे कि जो अपने हाउस के अंदर जीते हुए एमएलए हैं वो आपको सपोर्ट करते भी हैं या नहीं करते। ठीक है, तो जो आपका जैसे आज भी इस तरीके का फ्लोर टेस्ट होगा तो यहाँ पर मिस्टर शिंदे जो है उनको अपना जो मेजोरिटी है वो प्रूव करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्लोर टेस्ट को लेकर ये पूछा कि फ्लोर टेस्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो फ्लोर टेस्ट है इसे स्पीकर के द्वारा बुलाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इसे गवर्नर बुलाते हैं। तो फ्लोर टेस्ट दो व्यक्ति तो बुला नहीं सकते होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पर सोचिए क्या आंसर है, या दोनों भी हो सकते हैं। नाउ आंसर्स कमेंट सेक्शन में करिएगा A B C D, और चाहें तो अपनी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। दिस इज द टाइम फॉर यू कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए वहां पर। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था तभी बनाया गया। यहां पर देखिए जब हाउस सेशन के अंदर होता है इट इज द स्पीकर हु कैन कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट, तभी इन्होंने क्या किया। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर सैटरडे को स्पीकर जो थे उनकी नियुक्ति करी गई, और हाउस सेशन में होगा तो कौन बुलाएंगे, स्पीकर बुलाएंगे। लेकिन जब असेंबली सेशन के अंदर नहीं होती है, गवर्नर के पास रेजिजुरी पावर होती है। आर्टिकल 163 के हिसाब से देर आर रेजिजुरी पावर किसके पास, गवर्नर के पास, कि वो भी चाहें तो यहां पर फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट को कॉल कर सकते हैं। तो क्या स्पीकर के पास पावर होती है, बिल्कुल। जब हाउस सेशन में होता है तो स्पीकर ही कराते हैं, जब गवर्नर सेशन में जब सेशन नहीं होता है तो यहां पर गवर्नर के पास भी पावर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंगली आंसर विल बी सी। लग सकता है हमें कि दोनों कैसे बुला सकते हैं, बट ऑफ कोर्स टाइम डिफरेंशियल है। कुछ सिचुएशन के अंदर स्पीकर बुला सकते हैं, कुछ सिचुएशन के अंदर जो गवर्नर है वो भी यहाँ पे, जैसे मिस्टर कोश्यारी हैं, वो भी यहाँ पे बुला सकते हैं। बेसिकली इसको लेकर जो रिलेटेड केस है 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान एंड अदर्स वर्सेस स्पीकर
मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर्स में एक अपनी जजमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि ये स्पीकर की पावर है टू कॉल फॉर द फ्लोर टेस्ट इफ देयर इज प्राइमा फेसी व्यू दैट द गवर्नमेंट इज लॉस्ट मेजोरिटी। अगर स्पीकर को प्राइमा फेसी ऊपर से देखकर लगता है कि गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी को लूज कर दी है तो यहां पर उनके पास पावर है फ्लोर टेस्ट को कॉल करने की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। 3 स्टेटमेंट को कंसीडर करिए और बताइए करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। एनएफसी दैट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, ये आरएफआईडी का एक सबसेट मानी जाती है। हो सकता है ये आरएफआईडी की फुल फॉर्म मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आरएफआईडी अलाउ करता है वन वे कम्युनिकेशन वाइल एनएफसी टू वे कम्युनिकेशन देता है। रेंज ऑफ आरएफआईडी इज मच लार्जर देन एनएफसी, रेंज आरएफआईडी की ज्यादा होती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरीके के साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि एनएफसी यूज कहाँ होता है और आरएफआईडी कहाँ यूज होता है। तभी कह रहा हूँ कि डेली जो एमसीक्यूज होते हैं उसे करते रहेंगे तो ये सब चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि हम आरएफआईडी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टैग आप यूज करते हैं अपनी विंडशील्ड के अंदर, गाड़ियों के अंदर, कार्स के अंदर, फास्टैग, वो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसी के ऊपर काम करता है। जो क्रेडिट कार्ड आपके होते हैं वो एनएफसी के बेस पे काम करते हैं। तो जब कहीं पर भी आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, वो आपका कार्ड लेता है, उसको टच कराता है हल्का सा मशीन को, और कई बार तो टच ही नहीं कराता, बिल्कुल 1-2 सेंटीमीटर पास लेकर जाता है और वो पूरी रीडिंग हो जाती है वहां पर आपके कार्ड की। और अब आपको बस उसमें ओटीपी और अपना पिन कोड होता है वो डालना होता है, जिससे पेमेंट हो जाती है। आरएफआईडी में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो अपनी गाड़ी है उसको एक जगह से लेके जाना है, सामने जो कैमरा होता है वो आपका आरएफआईडी रीड करके एक पर्टिकुलर अमाउंट को डेबिट कर देता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स आरएफआईडी की रेंज ज्यादा होगी, एनएफसी की। आरएफआईडी की रेंज ज्यादा होती है, जो एनएफसी है उसकी रेंज आप कह सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन आरएफआईडी तो मीटर्स तक स्टडी कर सकता है, रीड कर सकता है, जो यहाँ पर फास्टैग लगे होते हैं। आरएफआईडी वन वे कम्युनिकेशन देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर सिर्फ जो सामने आरएफआईडी का जो मैकेनिज्म लगा है वो आपके फास्टैग से इंफॉर्मेशन को रीड करता है, पैसे को डेबिट करता है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन एनएफसी के अंदर टू वे कम्युनिकेशन होता है। कैसे, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाने वाला हूं डिवाइसेस के बारे में। इसके अंदर इंफॉर्मेशन ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। एनएफसी जो है एक आरएफआईडी का ही सबसेट माना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर अगर आप देखेंगे स्मार्ट वॉचेस जो होती हैं, इसके अंदर भी आपकी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। तो आजकल आपको कार्ड भी देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी स्मार्ट वॉच को बिल्कुल मशीन के पास से लेकर जाएंगे तो वहां पर पेमेंट अप्रूवल हो जाएगा। यहां पर आजकल रिंग्स भी आई हुई हैं, जिसमें क्या करेंगे, आपको रिंग को बस मशीन के पास लेकर जाकर सिर्फ उसे हवर करना पड़ेगा और पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से काफी सारी टेक्नोलॉजी आपको आरएफआईडी बेस्ड, आज एनएफसी बेस्ड आज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है मोबस सर्विस को लेकर है, जिसे अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया। पूछा गया कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने मोबस सर्विस जो से स्टार्ट किया था और जिसे अभी रिसेंटली ये अवार्ड जो है वो दिया गया। क्या तेलंगाना को मिला है, उड़ीसा को, केरला को या गुजरात को? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। दिस इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जिसे अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा अवार्ड के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि ये जो सर्विस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ये कहीं ना कहीं जेंडर रिस्पॉन्सिव है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है। किस तरीके से ये सर्विस काम कर रही है, जो बसेस हैं उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है, वाईफाई सर्विस, डिजिटल अनाउंसमेंट, सर्वेलेंस कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, ये सभी फैसिलिटीज यहाँ पर उड़ीसा की बसेस के अंदर देखने को मिल रही है। इसमें विमेन पार्टिसिपेशन भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। कैसे, क्योंकि कहा गया है कि 40% बसेस के अंदर जो कंडक्टर है वो विमेन बस कंडक्टर है। ठीक है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने फीडर सर्विसेज जो है वो भी शुरू करी है, और यहाँ पर भी जो विमेन है वो ज़्यादातर एरियाज में आपको जो सर्विस प्रोवाइड करते हुए दिखाई देंगे। जैसे ई रिक्शा है तो वहाँ पर भी आपको विमेन दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जेंडर बेस्ड इक्वालिटी है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है साओजॉ फेस्टिवल कौन से राज्य को बिलोंग करता है? 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, गोवा, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम। सोचिए, कई बार इस तरीके के आर्ट एंड कल्चर ट्रेडिशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। साओजॉ, वैसे इसको साओजोआ कहा जाता है, साओजॉ, साओजॉ। ठीक है, ये एक ऐसी ओकेजन है जिसके अंदर फैमिली जो होती है एंड द विलेजर्स जो होते हैं, जो न्यूली वेड डॉटर उनकी होती है, उनके हस्बैंड के साथ इंटरैक्शन करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? गोवा के अंदर। ठीक है,
चलिए ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नेट 50 कूपन कोड इज अवेलेबल। आप exam.netmock.com पर जाकर जो वेरियस सीरीज है जो डे वाइज आपकी तैयारी करा सकती हैं उनमें एनरोलमेंट अपना करा सकते हैं। इसमें होगा क्या, डेली बेसिस पे आपको जो वीडियोस होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड वीडियोस, क्लास बेस्ड वीडियोस, वो सब मिले हुए। तो इसमें क्या होगा, पहले तो आपको कुछ दिन एमसीक्यू बेस्ड डेली वाइज आपकी प्रैक्टिस होती है, उससे पहले लेक्चर आपके तैयार कराए जाते हैं, ठीक है। और वीकली बेसिस में इसमें टेस्ट का प्रोविजन जो है वो भी रखा गया है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के मैराथन सेशंस जो है वो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि कैबुल लैमजाओ के बारे में पूछा गया। कैबुल लैमजाओ को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये अपने आप में अकेला फ्लोटिंग पार्क है पूरी दुनिया के अंदर। मे बी दिस इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्रो एंटिलर डियर। ये अपने आप में आखिरी ऐसी नेचुरल जगह है जहां पर आपको ब्रो एंटिलर डियर जो है वो मिल जाएंगे। द लेक इज फेमस फॉर फुमदिस। क्या ये लेक फुमदिस के लिए काफी प्रसिद्ध है या कोई वो दूसरी लेक है? सोचिए, ये क्या फ्लोटिंग पार्क है? देखिए, कैबुल लैमजाओ जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पहले यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ये जो नेशनल पार्क है, इसे शॉर्ट में KLNP कहते हैं, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। ये लोकेट करता है मणिपुर के अंदर एंड ये अपने आप में आखिरी हैबिटेट साइट है ब्रो एंटिलर डियर, जिनको कि सेंगाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंगाई, ठीक। लोकतक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, और फुमदीस जो फ्लोटिंग फुमदीस होती है ये उसके लिए फेमस भी है। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो गई, डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो कहां पर लोकेट करती है? मणिपुर में, फुमदीस के लिए फेमस है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आयुसीएन स्टेटस पूछा है एंटिलर डियर का। जो सेंगाई डियर है, जो सेंगाई डियर है उसका आयुसीएन स्टेटस क्या है ना। मैं यहां पर 10 सेकेंड्स आपके शुरू कर देता हूं, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। देखिए, साइट्स के हिसाब से ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है उसके हिसाब से ये शेड्यूल 1 में आता है, और आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से ये एंडेंजर कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है क्या? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है एस्टैब्लिश करी गई थी ताकि गोल्ड की डिमांड को और उसके यूज को प्रमोट किया जा सके। सोचिए, WGC को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको आंसर करना है। 10 सेकंड खत्म होने से पहले आंसर करिएगा। चलिए, WGC एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर। जो वर्ल्ड्स लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर है उसकी एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, जिसका कार्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इट इज इन लंदन। ये कहां पर है? लंदन के अंदर है, ठीक है। और यहां पर हेडक्वार्टर में लंदन होने के बाद WGC का मेन काम क्या है? WGC का मेन काम बिल्कुल ठीक दिया है, यहां पर जो गोल्ड है उसकी डिमांड और उसके यूजेस को प्रमोट करना है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो असम फ्लड को लेकर है, पूछा गया असम फ्लड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। असम जो है सिस्टमेटिकली और सिस्मिकली एक्टिव जोन के अंदर फॉल करता है। अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स जो हैं वो क्या करते हैं? सेडिमेंट्स एंड डब्रिस को रिवर के अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होता है? रिवर बेड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे फ्लड्स इंक्रीज हो जाते हैं। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। देखिए, हमारे जो पूरा देश है उसको अगर हम सिस्मिक जोन में डिवाइड करें तो 1 2 3 4 5 अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। और यस, आसाम की बात करें तो सिस्मिकली एक्टिव जोन में ये फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने की जो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो लैंडस्लाइड्स होती हैं, सेडिमेंट्स जो होते हैं वो रिवर के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। और जितना मड, जितनी लैंडस्लाइड्स और डेब्रीज रिवर के अंदर जाएंगी उसका जो तल होता है वो उतना ऊपर आएगा, रिवर बेड जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो उस एरिया में मिट्टी भर जाएगी और वहां पे पानी नहीं जा पाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये रिवर बेड को डिक्रीज नहीं करता, ये रिवर बेड को इंक्रीज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन था यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि रिपु रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया। रिपु रिजर्व फॉरेस्ट वॉज लोकेटेड एट, ये कहां पर लोकेट करता था? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल, आसाम या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। बताइए, राइनोस की वजह से ये न्यूज में था अभी। देखिए, आपने देखा पिछले साल हमने डिस्कस किया था रायमोना के बारे में, 2021 जून का महीना था जब रायमोना को नोटिफाई किया गया था, तभी हमने इसके ऊपर MCQ डिस्कस किया था। और पहले
इसे रिपू रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था, जिसे आज रायमोना नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, 6th नेशनल पार्क है असम का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रिपू रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर लोकेट करता था? ऑफकोर्स आसाम के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिखिएगा और अपने मार्क्स अब जरूर लिखिए, और हम चलेंगे यहाँ पर रिवीजन की तरफ। और 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए 2 मिनट ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। बहुत से लोग यहाँ पर वीडियो को ड्रॉप कर देंगे और उनको लगेगा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ मान के चलिएगा कि रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना प्रोबेबिलिटी आपकी एग्जाम को क्रैक करने की ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी मच मैंडेटरी, और बाद में भी कोशिश करिएगा रात को भी सेम डे रिवीजन करने की ऑफ द सेम कंटेंट। फ्लोर टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, जल्दी से बताएं फ्लोर टेस्ट के लिए कौन कौन कॉल कर सकता है? फ्लोर टेस्ट के लिए ये बुलाया किस वजह से जाता है? यहाँ पर मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको स्पीकर और गवर्नर दोनों में से कोई भी बुला सकता है, डिपेंड करता है हाउस सेशन में है या नहीं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा यहाँ पर जो कि NFC RFID को लेकर है। NFC जो है इट इज़ अ सबसेट ऑफ RFID, इसकी रेंज कम है ये ध्यान रखिएगा, बट इट इज़ अ 2-वे कम्युनिकेशन। राइट, नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था मोबा सर्विस कहाँ के, जल्दी से बताइए। ये जेंडर बेस्ड इक्वालिटी के लिए विमेन कंडक्टर यहाँ पर रखे गए हैं, उसके लिए जानी जाती है, अभी से रिकॉग्नाइज किया गया, उड़ीसा की ये सर्विस है। सावजो फेस्टिवल जो था इसके बारे में डिस्कशन किया, तो ये कहाँ से है? ये गोवा से। नेक्स्ट हमने इसके आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमने डिस्कशन किया कायबुल लैमजाओ को लेकर, कौन से स्टेट के अंदर लोकेट करता है, जल्दी से बताएं। सो इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, फ्रॉम दिस यहाँ पर आपको मिलेगी, मणिपुर के अंदर लोकेट करता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए IUCN स्टेटस ऑफ एंटिलर्ड डियर के बारे में जाना, जल्दी से बताएं। ये जो इसका स्टेटस है वो क्या है? एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न या क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये आता है। 8th क्वेश्चन में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में देखा, तो ये हेडक्वार्टर जल्दी से बता दीजिए। इसका मेन काम प्रमोट करना है यूज एंड डिमांड ऑफ गोल्ड, एंड साथ ही साथ ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन। असम फ्लडिंग को लेकर ये किस वजह से होती है? यहाँ पर हमने देखा सिस्मिकली एक्टिव जोन में ये लोकेट करता है। साथ ही साथ अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स ऑल्सो पुश सेडिमेंट्स एंड डेब्रीज, जिसकी वजह से रिवर के अंदर वो सेडिमेंट्स और डेब्रीज आ जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये डिक्रीज करता है रिवर बेड को, नहीं ये इंक्रीज करता है रिवर बेड को, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन में हमने रिपू रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में देखा जो असम के अंदर लोकेट करता है। ठीक है, प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में असम के अंदर रायमोना के अलावा किसी एक दूसरे नेशनल पार्क का नाम मुझे जरूर बताइएगा, जितने ज्यादा से ज्यादा बता पाए उतना बेहतर। ठीक है, तो असम के जो नेशनल पार्क हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे तो आपको नेशनल पार्क के नाम भी पता होने चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट कौन से हैं, वेस्ट टू ईस्ट कौन से, वो भी पता होना चाहिए, बट ठीक है स्टिल अभी यहाँ पे सिर्फ नेशनल पार्क का नाम बताएगा। एक भी बता सकते हैं, 2 भी, 3 भी, जितने आपको याद है उतने नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखने मत भूलिएगा ताकि पता चल सके कि टॉपर कौन है। तो अपने मार्क्स 10 में से आपने कितना स्कोर किया वो बताइए, और नेट 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा फॉर द सीरीज विच आर अवेलेबल, ताकि आपकी एक सिस्टमेटिक तरीके से डे वाइज तैयारी जो है वो यहाँ पर हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।